हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा, ये करंट अफेयर्स और निबंध से संबंधित टॉपिक है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं कमीशन का, उसमें निबंध से संबंधित टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको जीएस में करंट का जो आईआर का टॉपिक है या किसी भी सुशासन से संबंधित, एथिक्स से संबंधित, यहाँ भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम लोग बात करेंगे। और यह टॉपिक है, ध्यान रखेंगे, कह रहा है सुशासन में सहयोगी तकनीकी संरचना। कहा जा रहा है कि सुशासन में कैसे हम तकनीकी का सहयोग ले सकते हैं और अपने सुशासन को और पारदर्शी और सशक्त बना सकते हैं। इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे हम अवेयर हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने शासन प्रशासन के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए और उसमें पारदर्शिता लाएं, ताकि शासन प्रशासन में की कार्य क्षमता बढ़े। और पारदर्शिता राय अगर आती है तो सारी चीज़ें एकदम सामने झलक जाएंगी। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर तकनीकी सहयोग ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ले सकते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी फील्ड में। इसी से संबंधित हम लोग इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। और इसी में देखिए, ये कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारत में कहा जा रहा है कि भारत में 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का अनावरण किया गया था। इस नीति के अंतर्गत सेवाओं को वेब सक्षम बनाए गए। सेवाओं को वेब सक्षम का अर्थ है कि इंटरनेट से हमने जोड़ने की कोशिश की और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर जोर दिया। यानी इसमें कहा जा रहा है कि सेवाओं को हमने नेट से जोड़ा और यह टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ साथ हमने सबका डिजिटलाइजेशन कर दिया। और डिजिटलीकरण के इस प्रक्रिया को और सशक्त बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी पे हमने जोर दिया। इसके बावजूद डिजिटल अवसंरचना के मार्ग में अनेक चुनौतियां अब भी व्याप्त है। इन सब के बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके अवसंरचनाओं के मार्ग में, इनके विकास में बहुत सारी चुनौतियां अभी भी देखी जा रही हैं। विषम और दुर्गम क्षेत्रों में जनसंख्या के कम घनत्व और प्राकृतिक बाधाओं के चलते इंटरनेट का पहुंच बहुत कम है। इसलिए वहां पर डिजिटल सुविधा में रुकावट आ रही है। इसी संदर्भ में हम लोग इसकी यहाँ बात करेंगे और यह बहुत इम्पोर्टेंट एनालिसिस है, इसको आप समझेंगे। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है नागरिक केंद्र व्यवस्था में सुशासन के लिए तैयार डिजिटल और संरचना एक महत्वपूर्ण स्थान ले चुकी है। ई गवर्नेंस एक ऐसा क्षेत्र और साधन है जिसके जरिए नौकरशाही का समुचित प्रयोग करके व्यवस्था की कठिनाइयों को समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन सेवा देकर सीधे और बिना रुकावट के कार्य संस्कृति को बनाए रखना आसान है। अब देश के विकास यात्रा कमोबेश डिजिटलीकरण पर निर्भर है। ऐसे में डिजिटल अवसंरचना को मजबूत बनाना कहा जा रहा है। ऐसे में डिजिटल अवसंरचना को मजबूत बनाना न केवल समय की मांग बल्कि आम आदमी तक पहुंच बनाने का सशक्त जरिया है, बशर्ते आम आदमी समावेशी और बुनियादी विकास की चुनौतियों से मुक्त होकर सुजीवन की राह पर हो। कहा जा रहा है कि जब तक हम डिजिटलीकरण की ओर नहीं जाएंगे, तब तक हम अपने कार्य क्षमता को सशक्त नहीं बना सकते हैं। और इसमें विशेष आदमी तो है ही, साथ साथ में आम आदमी को भी जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि हम समावेशी और बुनियादी विकास की चुनौतियों से मुक्त हो सकें, उनका सामना कर सकें। गौरतलब है कि एक मजबूत आधारभूत डिजिटल ढांचे के उत्पादकता बढ़ाकर जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाली सेवाओं को समुचित किया जा सकता है। ई सुविधा, इसके लिए ध्यान रखेंगे, इसके लिए कहा जा रहा है कि ई सुविधा, ठीक है, ई सुविधा
ई अस्पताल, ई याचिका और ई अदालत जैसे कई ऐसे फलक हैं जिसका हम उपयोग ले सकते हैं, जिसने सुशासन की ऊंचाई देना संभव किया है। यानी ये सब सुशासन में पारदर्शिता और यथासंभव कार्यक्षमता में वृद्धि की है। गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई सेवा 1999 में प्रारंभ किया गया। ई सेवा की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1999 में। ट्विन्स प्रोजेक्ट, ध्यान रखेंगे, ट्विन्स प्रोजेक्ट का ही परिवर्धित संस्करण है, जिसे भुगतान की बुनियादी सेवाओं के लिए हैदराबाद और सिकंदराबाद युगल शहरों में शुरू किया गया था, जो अब पूरे देश में फैल चुका है। गौरतलब है कि डिजिटल अवसंरचना तकनीक, नेटवर्क, तंत्र और प्रक्रियाओं का एक ऐसा संग्रह है जो मानव घटक, ध्यान रखेंगे, जो मानव घटकों के साथ साथ मिलकर सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में मदद करता है। जाहिर है इसका विकास इंटरनेट जैसी व्यापक और सघन अवसंरचना से ही संभव है। भारत की 140 करोड़ की आबादी में लगभग 80 करोड़ की इंटरनेट तक पहुंच है। कहा जा रहा है 140 करोड़ की आबादी, यानी अब यह बढ़ गई है, यानी अब इस जनसंख्या को हम 142.86 करोड़ मानेंगे। इसमें 80 करोड़ कोई इंटरनेट तक पहुंच है। अनुमान है कि 2025 तक यह आंकड़ा 90 करोड़ हो जाएगा। भारत में डिजिटल संपर्क को बढ़ावा देने की दिशा में व्यापक प्रयास किए गए हैं, मगर अभी सभी तक इसकी पहुंच संभव नहीं हुई है। ऐसे में ई गवर्नेंस में निहित सुशासन सामाजिक आर्थिक विकास की दृष्टि से और सुधार की बाट जोड़ रहा है। कहा जा रहा है कि इस ई गवर्नेंस में निहित जो है सम्मिलित सुशासन आर्थिक सामाजिक विकास की दृष्टि से और सुधार की कवायद की जा रही है और सुधार की संभावना की तलाश की जा रही है। डिजिटल भुगतान जैसी पहल ने वित्तीय सेवाओं को अधिक समावेशी, ध्यान रखेंगे, वित्तीय सेवाओं को अधिक समावेशी और किफ़ायती बना दिया है। वस्तु एवं सेवा कर इसी डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से संग्रह के मामले में नित नए कीर्तिमान बना रहे हैं। ई कॉमर्स के क्षेत्र में हो रही वृद्धि इस संरचना का एक और उदाहरण है। इस संरचना का ई कॉमर्स के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, जो बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से ई कॉमर्स राजस्व वर्ष 2017 के 39 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 120 अरब डॉलर हो गया था। राष्ट्रीय कृषि बाजार, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय कृषि बाजार और ग्रामीण कृषि बाजार की आधारभूत कमियां भी इसी के चलते काफ़ी हद तक दूर हुई हैं। देश भर में लगभग, कहा जा रहा है, देश भर में लगभग 22,000 ऐसे ग्रामीण कृषि बाजार संचालित हैं जो किसानों को स्थानीय स्तर पर अपनी उपज बेचने में मदद करते हैं। हालांकि इस अवसंरचना का लाभ सभी किसानों तक तभी पहुंचेगा जब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल, कहा जा रहा है, ध्यान रखेंगे, ध्यान से आप इस पर गौर करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल, नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क, ई अस्पताल समेत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ने स्वास्थ्य सेवा की दिशा में कार्य को सरल बनाया है। गौरतलब है कि सार्वजनिक अस्पतालों में ऑनलाइन पंजीकरण, शुल्क का भुगतान, रक्त उपलब्धता की जानकारी आदि जैसी सेवाओं की शुरुआत 2015 में हो गई थी। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। डिजिटल और संरचना का शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान बहुत तेज़ी से बढ़ा है। स्वयं प्रभा, ध्यान रखेंगे, स्वयं प्रभा 32 राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से शैक्षिक ई सामग्री
शैक्षिक ई सामग्री का प्रसारण करने वाला एकमात्र कार्यक्रम है। और ई पाठशाला भी, ध्यान रखेंगे, ई पाठशाला भी इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मंच है। कहा जा रहा है एक बहुत बड़ा मंच है, ई पाठशाला भी इससे जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मंच है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में 65 लाख से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। यह अंग्रेजी समेत तमाम भारतीय भाषाओं की पुस्तकों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करती है। कोविड-19 के समय ई शिक्षा कारोबार को भी बढ़ावा मिला है। ऑडिट एंड मार्केटिंग की शीर्ष एजेंसी KPMG और गूगल की भारत में ऑनलाइन शिक्षा 2021 शीर्षक से जारी रिपोर्ट में 2016 से 2021 के बीच ई शिक्षा का कारोबार 8 गुना बढ़ा है। ध्यान रखें, 8 गुना बढ़ने की बात कही गई है। गौरतलब है कि 2016 में ई शिक्षा कारोबार महज $25 करोड़ का था, जबकि 2021 में यह $2 अरब तक पहुंच गया। जाहिर है डिजिटल अवसंरचना के बगैर यह आंकड़ा संभव नहीं था। इसी समय इस दिशा में, ध्यान रखेंगे, इस दिशा में उत्तरोत्तर वृद्धि जारी है। अब तो डिजिटल विश्वविद्यालय भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालांकि जब तक देश में बुनियादी समस्याएं व्याप्त रहेंगी, डिजिटल अवसंरचना के बावजूद आम आदमी में बड़ी सुधार संभव नहीं होगा। आज ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि भारत वैश्विक भूख सूचकांक 107वें स्थान पर है। 19 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर और 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित है। बेरोजगारी और महंगाई का लगातार बढ़ता रहना भी इस बात का सूचक है कि आम आदमी को डिजिटल अवसंरचना और ई गवर्नेंस समेत सुशासन का व्यापक लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? कि आम आदमी तक वो जो आधारभूत संरचना है इसकी पहुंच संभव ही नहीं है। भारत में 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का अनावरण किया गया था। इस नीति के अंतर्गत सेवाओं को वेब सक्षम बनाया गया। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी पर जोर दिया गया ताकि इसको और सशक्त बनाया जा सके। ताकि क्या किया जाए? और सशक्त बनाया जा सके। इस संदर्भ में देखेंगे भागीदारी पर जोर दिया गया और कहा गया इसके बावजूद भी, ध्यान रखेंगे, इसके बावजूद भी डिजिटल और संरचना के मार्ग में अनेक चुनौतियां अब भी व्याप्त है। विषम और दुर्गम क्षेत्र में जनसंख्या के कम घनत्व और प्राकृतिक बाधाओं के चलते इंटरनेट का पहुंच पाना डिजिटल सुविधा में रुकावट है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब इंटरनेट तक सीमित पहुंच सबसे बड़ी बाधा है। भारत में ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है भारत में 2.5 लाख पंचायतें, 6.5 लाख गांव, लगभग 700 जिले जहां कोई न कोई स्थानीय समस्या बाधक है। कुशल कामगारों, इंजीनियरों, प्रबंधकों के अभाव में डिजिटल जुड़ाव को मजबूत ढांचा दे पाना पूरी तरह संभव नहीं है। साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बनी हुई है। डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में मानकीकरण का भी लगभग अभाव है। इसमें तकनीकी बदलाव की दरकार आए दिन बनी रहती है। गौरतलब है कि 10 फरवरी 2023 को भारत के साथ दक्षिण एशियाई देशों के समूह आसियान की डिजिटल मंत्रियों की तीसरी बैठक का आयोजन हुआ। इसमें साइबर सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता,
साइबर सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग तथा अगली पीढ़ी की स्मार्ट सिटी और कहा जा रहा है अगली पीढ़ी को स्मार्ट सिटी और सोसाइटी 5.0 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात निहित थी। सुशासन, ई शासन और डिजिटलीकरण का ताना बाना एक समुचित व्यवस्था का परिचायक है। भारत को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के निर्माण पर ताकत लगाने के साथ साथ डिजिटल अवसंरचना को सशक्त करने की आवश्यकता है। रोचक यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है रोचक यह भी है कि 2018 में भारत में सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाले लोगों की संख्या अमेरिका से अधिक थी। तकनीकी संसाधन और धन के अभाव में भारत का युवा सक्षम उद्यमशीलता को हासिल कर पाने में कठिनाई महसूस कर रही है। अगर इन्हें आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाए तो डिजिटल अवसंरचना को बड़ी ताकत में बदला जा सकता है और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को बल मिल सकता है। इंटरनेट की गति, नेटवर्क की सुरक्षा और कौशल से ही डिजिटल अवसंरचना को बड़ा किया जा सकता है, जिसके चलते ई गवर्नेंस को भी व्यापक स्वरूप मिलेगा। सरकार का काम आसान होगा, जनता का हित सुनिश्चित करना संभव होगा, साथ ही भ्रष्टाचार और विकास की जड़ मट्ठा डालने का काम कर रहा है। इससे भी उबरने का मौका मिलेगा, मगर यह सब बिना जनता के मजबूत किए गए संभव नहीं हो सकता है। कहा जा रहा है इन सब के बावजूद जनता को सशक्त बनाना होगा, मजबूत करना होगा, उनको एवर करना होगा। पहले समावेशी ढांचे को फौलादी बनाया जाए, तब कहीं डिजिटल ढांचा बुलंदी को प्राप्त करेगा और बिना बुलंद डिजिटल ढांचे के प्रतिस्पर्धा से भरे विश्व में स्वयं को प्रथम बनाए रखना संभव नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर हम विश्व में अपने आप को मजबूत करना चाह रहे हैं तो हर एक क्षेत्र में एवर होना पड़ेगा और साथ साथ में जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनको मजबूत आधार देना पड़ेगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक जनसंख्या को डिजिटलीकरण से जोड़ सकें और हर एक क्षेत्र में पारदर्शिता ला सकें और शासन प्रशासन को हम सशक्त बना सकें। तभी यह विकास संभव है और तभी हम स्वयं को विश्व में प्रथम बना सकते हैं और स्वयं को विश्व में एक विश्व गुरु के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि ये हम अभी संकल्पना स्थापित कर रहे हैं। अगर हम एंशिएंट काल में देखें, हमारे पूर्वजों ने ये सब चीज़ें स्थापित कर चुकी है। और ध्यान रखें, एंशिएंट काल में ही भारत के लोगों ने ही विश्व को खगोल दिया है, शून्य दिया है और नए टेक्नोलॉजी दिया है, साहित्य विज्ञान का आविष्कार करके दिया है। अगर इन सब चीज़ों में हम एंशिएंट काल में इतने अग्रणी थे तो अब हम क्यों पिछड़ रहे हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर इस बात को हम समझ करके सभी मिल करके काम करते हैं, सभी क्षेत्र में नए तकनीकी का, नए प्रौद्योगिकी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि हम विश्व में नंबर 1 पे रहें। और हमें आवश्यकता है कि सबका साथ सबका विकास लेकर की भावना पर चलें ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको मैं कोशिश करूँगा कि हर एक स्तर पर आपको मैं सहयोग करूँ एग्ज़ाम की तैयारी में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।